अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हुकूमत की तरफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात की ऑफ़र आने के बावजूद इमरान खान के बयानिए में लचक नज़र नहीं आ रही है। इलेक्शन इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने दौरे हुकूमत की मौशी सूरत हाल का मौजूदा हुकूमत की मौशी कारकर्दगी के साथ तफसीलन मवाजना किया और आदादो शुमार के साथ ये बताया कि आज मुल्क में डॉलर के ज़खायर कम हैं और अगर यही हालात रहे तो हम अपने कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। इस सारी मौशी सूरत हाल और आदादो शुमार बताने का उनका मकसद ये था कि मुल्क में मौशी बेहतरी उस वक्त ही आएगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। इस वक्त मुल्की सियासत में जिस गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसे सरमायाकार जो हैं वो आज इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं कि पता नहीं मौजूदा हुकूमत कब तक चलेगी। लिहाजा उन्होंने वाज़े किया है कि अगर मुल्की मईशत को बेहतर करना है तो हमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, जो कि सिर्फ इलेक्शन के बाद ही मुमकिन है। मैं सबसे पूछता हूँ, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ, अपने हर तबके के पाकिस्तानी से पूछता हूँ कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि आप पाकिस्तान किधर जा रहे हैं? हमें ये नहीं फिक्र कि अगर इलेक्शन टाइम पे होंगे तो हमें कोई फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो माशी तौर पर तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन से इसलिए भाग रही है क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से खाइफ है। अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी के साथ इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि हाल ही में मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें अक्सरियती सीटें हमने जीती हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को NRO 2 दिया गया है, उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं और एक के बाद एक जो रहनुमा है उनका वो अदालतों से बरी हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत में अपने केसेस माफ़ कराने के लिए ये लोग इक़्तिदार में आए थे। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको NRO 2 दिया गया। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 इधर जो मुल्क का ताकत में था उसने दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि सारे करप्शन के केसेस इनके ख़त्म हो रहे हैं। और वो करप्शन केसेस जो इनके दौर में बने हुए थे, हर रोज़ हम देखते हैं कि कभी वो पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया। राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी तो बिल्कुल ही साफ़ और शफाफ हो गया। और फिर अब सलमान शहबाज साहब लंदन से वापस आ रहे हैं, जो कि मफरूर था और अब वो वापस आ गया है क्योंकि वो भी ड्राई क्लीन होगा। नाजरीन, जब से इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई है और नैब तरमीमी बिल नाफिज किया गया है, एक के बाद एक सियासी रहनुमा का केस ख़त्म होता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज समेत कई अफराद नैब और FIA के केसेस में बरी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज के खिलाफ दर्जनों बेनामी अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई केसेस दर्ज किए गए थे और उन्हें अदालतों ने इश्तिहारी भी करार दिया था। मगर अब इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के बाद 2018 से मुल्क से बाहर मौजूद सुलेमान शहबाज न सिर्फ पाकिस्तान अब वापस आ गए हैं बल्कि उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई है। यही वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा हुकूमतों को NRO 2 दिए जाने का इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ असम्बलियाँ तहलील करने के अपने मौक़िफ़ पर इमरान खान अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा कि इसी महीने यानी दिसंबर में ही वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। हुकूमत के साथ होने वाले गैर रस्मी मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि उन हुक्मरानों के साथ बैठकर क्या करें, उनके पास फार्मूला क्या है। जिन चोरों पर सरमायादारों को एतमाद नहीं कि ये लोग मुल्क को ठीक कर सकते हैं तो हम इनके साथ क्या बात करें। इमरान खान के इस बयान से वो सारी क़यास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे थे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान गैर रस्मी बातचीत हो रही है, जबकि इस बयान से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकातों का भी कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि मुल्की सियासी डेडलॉक अभी कायम है और किसी किस्म की बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं है। अगर सियासी डेडलॉक ख़त्म नहीं होता, मुल्क में इंतखाबात भी नहीं होते, तो फिर मुआशी बेहतरी किस तरह आएगी, जिस पर इमरान खान साहब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुल्की सियासत और मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल कैसे ख़त्म होगी, कैसे इसका खात्मा होगा, मैं बात करूंगी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब
मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान साहब ने फिर यही कहा कि इन चोरों से कैसे बात करें जिनसे मुल्क की मईशत नहीं संभल रही है, तो इनके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है, हम इनसे क्या बात करें। एक तरफ इमरान खान साहब को समझ नहीं आती है कि इनसे बात उनकी कामयाब हो नहीं सकती, कैसे बात करें। दूसरी तरफ फिर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं वो फिर किस एजेंडे को लेकर हो रही हैं, और अगर आप लोगों की बात बन नहीं सकती इस हुकूमत के साथ, वो अर्ली इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते हैं, तो फिर मुलाकातें करने का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये है कि आपने अभी जो बात की है कि खान साहब ने कहा इन चोरों से बात करने का क्या फ़ायदा है। असल में जितनी भी आज आप कहते हैं मुज़ाकरात और बातचीत, ये हुकूमत संजीदा ही नहीं है। इन्होंने कभी भी सीरियस जो है मुज़ाकरात की बात नहीं की। मुज़ाकरात तो देखो हमारे जो उसके साथ हो रहे थे और जो पहले भी हमने कहा था कि हम सिर्फ इलेक्शन पे करेंगे, बाकी तो हमारे उसके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन्होंने तो नैब के कवानीन तो खुद चेंज किए, एक तरफा उन्होंने चेंज किए। इन्होंने तो अपने लिए केसेस जो है ना उसमें रिलीफ ले लिया, जिस तरह आपने खुद भी पूरी रिपोर्ट पे और खान साहब का हवाला दे दिया है। अभी किस चीज़ हो सकती है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए मुल्क जो है ना, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क की ये बेहतर मफाद में है कि फौरी इलेक्शन हो। ये असम्बली 5 बजट पेश कर चुके हैं। जब 5 बजट तो छठा बजट तो वैसे भी इस असम्बली का काम नहीं है कि छठा बजट पेश करें। ये इसके पास डेट ही नहीं है कि छठा बजट पेश करें। और साथ साथ फिर के जिसको अवाम ने मैंडेट दिया था कि वो 5 साल अपनी हुकूमत करे, और 156 MNA का जो लीडर था वो बाहर घूम रहा है, वो जो है ना एहतजाज पे रोड पे है, और जो 84 MNA का लीडर है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। इसका तो मतलब ये है कि मुल्क में तो फिर ऐसी हुकूमत से सदर मुमलिकत फिर क्यों बातचीत कर रहे हैं? देखो मुज़ाकरात देखो हम तो चाहते हैं कि कोई वे आउट निकाले, इस मुल्क से क्राइसिस से निकाले। हम तो कोई मलेशिया या कोई आर्मी तो नहीं है कोई कि हम जो है ना बंदूक उठा के जो है ना वो करे, या कोई हम गोरिल्ला फोर्स है, या कोई हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। हम जो है ना उसके लिए जो हमारे मकासद है उसके लिए जमहूरी रास्ते अपनाएंगे ना। तो लेकिन आपको भी पता है जब मुज़ाकरात होते हैं तो एक कदम पीछे हटना पड़ता है, दोनों फ्रीकैन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कुछ देना कुछ लेना पड़ता है, गिव एंड टेक में मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से पहले अगर शराइत लगा दी जाए तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं रहते हैं। यही हुकूमत आप लोगों से कह रही है कि अगर गैर मशरूत तौर पर आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार है तो हुकूमत भी बैठने को तैयार है। लेकिन मसला ये है कि खान साहब एक तरफ तो मुज़ाकरात की भी बात करते हैं कि हम करेंगे लेकिन पहले ये हो, लेकिन पहले ये हो, तो शराइत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते। असद साहब, आपका ख्याल है ये मुज़ाकरात बगैर एजेंडे के होनी चाहिए? क्या इसके कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए? कैसे होगा मुज़ाकरात का मकसद? फिर क्या होगा कि वैसे हम बस एक दूसरे को गज़लें और नामे सुनाया करेंगे कि नहीं, एजेंडा तो जाहिर है ना कि ये होना चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ये कहना कि इलेक्शन की पहले डेट दें, पहले इलेक्शन पर बात करें फिर मुज़ाकरात पर बैठेंगे, इसीलिए हुकूमत नहीं बैठना चाहती है। हम सिर्फ देखो शायद गलतफहमी है, हम समझ कहते हैं कि हुकूमत इलेक्शन के लिए राजी हो और हम इलेक्शन के लिए तैयार है, और वो एजेंडे पे रख के फिर डेट आगे पीछे हो सकती है, इस पर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे मुज़ाकरात हो और उसमें जो है एजेंडे पे इलेक्शन का, अर्ली इलेक्शन का एजेंडे पे मौजूद न हो। हम तो एजेंडे चाहते हैं कि एजेंडे पे ये मौजूद, बाकी हम जो मुल्क की मफाद के खातिर कुछ चीजें कड़वी बूंद भी पीने के लिए तैयार है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किए हैं या बाकी दो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसको हम मतलब टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे एजेंडे को नजरअंदाज करें और आप बस आ जाएं, बैठ जाएं और फिर जो ना एक लामहदूद वक्त तक जो हम बातें करेंगे, नतीजा ख्वाब कुछ भी निकले। हम तो कहते हैं कि इस तमाम मसाइल का जिम्मेदारी PDM हुकूमत है, ये एक नाअहल हुकूमत है, इनको इक़्तिदार के अलावा सोचती क्या है। उधर मौलवी साहब है, मौलवी साहब के तो पूरे जो है ना 5 उंगली जो है ना घी में है, वो तो मज़े ले रहे हैं। उसकी बेटा जो है ना वो उसका मिनिस्टर है NHA का, मुआसिरात का,
और बाकी गवर्नर भी उसके पास आ गई, बाकी मिनिस्टर। अच्छा असद साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि आप लोग समझते हैं कि नए इलेक्शंस मर्दमशुमारी के बगैर हो सकते हैं, सेंसस के बगैर हो सकते हैं? क्योंकि सेंसस कराने के लिए भी कल से भी अगर आप ये सेंसस शुरू होते हैं 3 से 4 महीने सेंसस में लगते हैं। और जो प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एस्टिमेशन दिया है कि 34 बिलियन रुपीस जो हैं वो सेंसस पर लगने, और जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि इतना पैसा भाई आप सेंसस पर खर्च करें, तो इसके लिए वक्त चाहिए। तो आप लोग क्या समझते हैं कि सेंसस के बगैर इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीयत साफ हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसने खुद हमारे साथ कहा कि क्या हमारा दिमाग खराब है कि हम जो इलेक्शन करवाए और तुम इलेक्शन जीतो? ये तो ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। इनका मसला ये है कि उन्होंने जो अपने काम करने थे, नेब की केसेस खत्म करनी थी, नेब की कवानीन चेंज करनी थी, NRO 2 लेना था, जो उसने तो ले लिए, बाकी भी थोड़े बहुत उसमें लेंगे। यानी उसको ऐसी कोई अर्ज नहीं है। यानी मैं बताऊँ ना कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है, हम तो सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि फ्रेशमेंट डेट लें। हम तो ये कहते हैं कि आप अवाम के पास जाएं, अवाम ने जिसको मुंतखब किया, जिसको मैंडेट दिया, वो इस मुल्क को मसाइल से निकाले। अभी मसला क्या है कि ये हुकूमत जो है ना, एक तो असम्बली भी इसके पास मैंडेट नहीं है कि छठा बजट पेश करे, फिर ये असम्बली आधी अधूरी असम्बली है, फिर इस असम्बली में जो है ना शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, तो अपोजिशन जो है राजा रियाज है, एक तकरीर करता है, दूसरा टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है। सही। असद कैसर साहब, आज इमरान खान साहब ने भी NRO 2 की बात की, आप भी NRO 2 की बात कर रहे हैं। उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि एक ताकतवर शख्सियत जो थी इस मुल्क की, वो NRO 2 दे के गई है, पहला जनरल मुशर्रफ ने दिया था। क्या NRO 2 जनरल बाजवा दे के गए हैं PDM को? बिल्कुल। लेकिन आप लोगों के इत्तेहादी तो कुछ और कहते हैं। वो तो कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके जनरल बाजवा ने तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट किया है, दरियाओं के रुख मोड़े हैं आप लोगों की तरफ, हमेशा साथ तो आप लोगों का दिया है। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। देखिए, सब जो है ना अपने अनाव के खौल में है। मुल्क इस वक्त जो है ना इस किस्म की सिचुएशन बनता है, हम इस मुल्क के साथ जो है ना बहुत बुरा कर रहे हैं। इस वक्त खासकर जो हुकूमत जो है ना उसको कोई एहसास नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रही है। हम इस वक्त अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, इसकी रुपया भी। तो आप कह रहे हैं कि जितने भी नून लीग के रहनुमाओं के केसेस खत्म हुए हैं, बरियत मिली है, सलमान शहबाज भी आ गए, ये सब कुछ जनरल बाजवा अरेंज करके गए हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि उसने अरेंज करके गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सारा जो है ना ये हुकूमत में इसलिए आए हैं PDM कि उन्होंने अपने केसेस खत्म करने थे और मजीद बरात लेनी थी, वो ले रहे हैं। इन्हें इसके अंदर अगर केसेस खत्म कर रहे हैं, इसका NRO 2 सी को तो आप NRO 2 का नाम दे रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जनरल बाजवा ने दिया। अगर इनके अंदर कोई शर्म और हया होती, कोई एथिक्स होती, कोई अखलाकियात होती, तो वो इस तरह हुकूमत करते। ये कोई हुकूमत है? अली वजीर जो है ना उसको जेल में भी डाला है, उसको जो है ना उसकी वोट भी उसके पास है। जिस तरह जो है ना इन्होंने PTM को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया है और जो बलूचिस्तान से कहीं से लोगों को इकट्ठा किया है, और एक एक काम के लिए जो है ना इसको रस्वा होना पड़ता है, इसको एक इशू को हल करने के लिए लोगों की पाव पड़ने पड़ते हैं। फिर मौलवी अमान जैसे मैं अल्फाज वो नहीं मुनासिब समझता, लेकिन आदमी जिसके जो इससे पूरी मराहत ले रहे हैं, जिसकी 5 उंगली जो है घी में है और वो मजे ले रहे हैं, और उसको असद कैसर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद दरकार है, उनको बीच में आना चाहिए मुज़ाकरात के लिए, या सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ही अपना रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उन्हें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई हैं। तो किस किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता हैं? क्या दूसरी तरफ अगर सवाल इस पर उठ भी रहे हैं कि पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है एक बार फिर से फ़ौज को अपने सियासी मफादात के लिए, क्या ये दुरुस्त है? पर देखो, इस वक्त आजम स्वाति के साथ हो रहा है ना, ये भी कुछ इशारे हैं। आजम स्वाति के साथ जिस तरह जो है ना उसको इंसल्ट किया जा रहा है, 75 साल का आदमी को जिस तरह उसको टार्चर किया जा रहा है, जिस तरह उसकी जो है फार्म हाउस को जो है ना
मसमार किया गया है। क्या इस मुल्क में कोई कानून है? ये तो हमें क्लियर मैसेज है कि न इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट में, न इस मुल्क में कोई अदालत है, न इस मुल्क में कोई कानून है। असल में हमने किधर जाना है? हमने देखो इस मुल्क को, ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, वही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि तो मामलात को ठीक करने के लिए क्या फौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट की मदद दरकार है कि आज भी? मैं समझता हूँ फौज हमारी फौज है और ये हमारी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक कुव्वत है वो हमारी फौज है और ये इस मुल्क की ज़रूरत है। हमें हर सूरत में एक मजबूत फौज चाहिए और वो फौज चाहिए जो कि किसी भी सूरत में मुतनाज़ा ना हो। और सियासी मामलात को सुलझाने के लिए भी फौज चाहिए, आज भी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसका पॉलिटिकल रोल बहुत अहम है। उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में रोल मिला है वो रोल प्ले करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, आज सहाफ़ियों से खान साहब ने मुलाकात की और आज उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को लेकर ये कहा कि हम उन्हें उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमर बिल मारूफ़ के मुताबिक चलेंगे और उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन उन्होंने सुनी हुई है, बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई हैं उन्होंने जनरल आसिम की। तो अब तनकीद ये हो रही है और सवालात भी जहन में ये आते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पोलिटिसाइज़ इन मामलात को करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे ऐसी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो उनको इलेक्शंस की डेट लेकर दें, वो उनके साथ बिठाएं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मुसालती किरदार अदा करें। आपको भी लगता है कि खान साहब का एक मुफाहमती पैगाम इसको समझा जाए जो वो आज ये बातें की उन्होंने सहाफ़ियों के साथ? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जब मुझे नहीं पता कि किसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की या खुद ये बात की। जब कोई भी लीडर जो है वो खुद बात करता है तो वो उसकी ओनरशिप लेता है और उसका स्टेटमेंट कहलाता है वो। लेकिन अगर कोई सवाल उससे ये करे तो जाहिर है उनको जवाब देना होता है। खैर, जवाब ना देना भी इख्तियार में होता है। मुझे नहीं पता कि किसी ने उनसे ये क्वेश्चन किया था इस हवाले से और जिसके बदले में इमरान खान साहब ने ये कहा था। लेकिन एक सोच तो उनके सामने आई है ना कि जनरल आसिम मुनीर से उन्हें उम्मीदें हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उन ज़्यादा मुनासिब बयान ये होता कि वो ये कहते कि जनरल आसिम मुनीर पूरी कोशिश करें कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे। जहां वो माजी के जनरल बाजवा के हवाले से ये बात करते हैं कि जनरल बाजवा ने किस तरीके से हर चीज़ काबू की हुई थी। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इवन जो नैब है या इलेक्शन कमीशन है या ये सारी बातें वो करते रहे हैं। तो आज उनका मौक़िफ़, अगर वो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों, तो उनका मौक़िफ़ ये नहीं होना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब से बड़ी तवक्कुआत है। किस चीज़ की तवक्कुआत है? आसिम मुनीर पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार हैं। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी में आती है और वो एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के आदमी हैं। एक सियासी लीडर को इससे ज़्यादा वो ये जो इमरान खान बात कर रहे हैं उससे इंदिया ये मिलता है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो सियासी मामलात में भी अपना किरदार अदा करें। मेरा ख्याल है सियासतदानों को इस हवाले से एहतियात, अगर फौज ने ये फैसला किया है, अब इस पे किस हद तक चीज़ें सामने आती हैं वो तो हम अगला जो इलेक्शन होगा उस वक्त सामने आएगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं और कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अब सियासत से हमारा कोई अमल दखल नहीं है, तो सियासतदानों को भी अपने बयानात में एहतियात करनी चाहिए और इमरान खान साहब को भी ये चाहिए। लेकिन शायद इमरान खान को लगता है कि वो अकेले इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर नहीं सकते या उनकी हुकूमत सुन नहीं सकती है। सालिसी वो किसी की करवाना चाह रहे हैं। बीच में आपको पता है कि डार साहब की और प्रेसिडेंट की मुलाकातें भी हो भी रही हैं, हो भी चुकी हैं काफ़ी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से इंदिया ये मिल रहा है कि खान साहब की शायद ये कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर से अपना रोल प्ले करे।
देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक तो खान साहब के अगर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन या दूसरे मामलात में हैं तो वो तो बात समझ में आती है। जहाँ तक आम इंतखाबात का ताल्लुक़ है तो हर सूरत में अगले 5-6 महीने में ये असम्बलियाँ वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब खान साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो ज़रूर डिज़ोल्व कर लें। इम्कान इस चीज़ का है कि शायद वो कर लेंगे, इसको तहलील कर देंगे। लेकिन आम इंतखाबात को फोकस करना और ये कोशिश करना कि 3 महीने पहले हो जाएं या 4 महीने पहले हो जाएं, मेरा ख्याल है अब खान साहब को उस चीज़ से आगे जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 6 महीने 7 महीने में जो अपनी कैंपेन करनी थी वो उन्होंने कर ली है। इस वक्त जो सूरत हाल सामने है इस वक्त ये कि खान साहब ये समझते हैं कि उनकी अच्छी पोजीशन है, तो मेरा ख्याल है आम इंतखाबात की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इसहाक डार या आरिफ अलवी साहब के दरमियान जो कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जाहिर है सियासी मामलात और माशी मामलात ही हो रहे होंगे। जब अगर ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी शादिया, बहुत ही सियासत में अच्छी खासी। यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, आपको नहीं लगता कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ होंगे? क्योंकि आज तो इमरान खान ये धमकी दे सकते हैं और देते भी हैं कि नवाज शरीफ आए, उन्हें पंजाब हुकूमत जो है ज़रा पंजाब पुलिस के जरिए गिरफ्तार भी कर सकती है, तो लिहाजा उनका तो भी प्लान है कि अगर नवाज शरीफ आते भी हैं तो वो ज़ाहिर लाहौर आने की तो गलती नहीं करेंगे, वो इस्लामाबाद ही जाएंगे। अगर वो ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो आपको नहीं लगता अल्टीमेटली बेनिफिट इसका जो बेनिफिशियरी वो मुस्लिम लीग नवाज होगी, नवाज शरीफ होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये मैंने भी कुछ लोगों को, दोस्तों को सुना ये कहते हुए, मेरे नुक्ते नज़र से इस वक्त अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करते हैं इमरान खान साहब तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान, फ़वाइद देख लेते हैं पहले। अगर वो अगले 1 हफ्ते में इन असम्बलियों को तहलील कर देते हैं तो इमरान खान इस वक्त अपनी कैंपेन की पीक पर हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की हुई है, जबकि मियाँ साहब 3-3.5 साल बाद पाकिस्तान वापस आएंगे और जो सिचुएशन इतने अरसे में डेवलप हुई है अब वो किस हद तक कैपिटलाइज करेंगे उस चीज़ को, ये उनका इम्तिहान होगा, इमरान खान का इम्तिहान नहीं होगा। इमरान खान को ऑलरेडी एज हासिल होगी, क्योंकि अगर दिसंबर के महीने में असम्बलियाँ जो है वो तहलील होती हैं तो हर सूरत में मार्च में इलेक्शन हो जाएगा। अब ये पंजाब जैसे सूबे में 2-3 महीने मैटर नहीं करते, तो इमरान खान को एक एज हासिल है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर असम्बलियाँ तहलील हुई तो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि पीडीएम अभी इलेक्शनरिंग मूड में है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही। एकदम अगर ये सिचुएशन हुई तो आसान नहीं होगा पीडीएम। लेकिन अगर सिर्फ दोनों सूबों में इलेक्शन होता है, केपीके में और पंजाब में, और वफाक में इलेक्शन नहीं होता, बाकी सूबों में नहीं होते, यहाँ तो ऑलरेडी इमरान खान की हुकूमतें हैं, लेकिन इमरान खान का जो असल फोकस है तहरीक इंसाफ का वो तो सेंटर है, वो तो इस्लामाबाद है, तो वहां अगर नहीं इलेक्शंस होंगे, अपने टाइम पे होंगे, तो फिर इन दोनों सूबों में तो ऑलरेडी हुकूमत कर ही रहे हैं। देखिए मैं अपना जवाब कंप्लीट कर लेता, आपको मैं यही बता रहा हूँ कि फवाइद क्या होंगे। इमरान खान इस वक्त जो पंजाब असम्बली की सिचुएशन है उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ज़्यादा नशिस्तें उनको मिलेंगी जो ऑलरेडी पीटीआई के पंजाब में हैं। अगर ऐसा होता है और पीएमएलएन को सेटबैक होता है पंजाब में, तो पहला फ़ायदा तो इमरान खान को ये होगा कि वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे और वो फिर अपना नॉमिनी भी वहाँ एज ए चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। पीटीआई का नॉमिनी है, मैं पीएमएलक्यू की बात नहीं कर रहा, और पीएमएलक्यू को वो साथ रखेंगे, लेकिन फिर इमरान खान अपना नॉमिनी लाएंगे इस चीज़ में। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा उन्हें यह होगा कि कल जब अगस्त में असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और बाकी सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, तो वहाँ जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो मुख्तलिफ होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगी उन्हीं की हुकूमत होगी और वहाँ असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई जीत जाती है तो कौमी असम्बली, उनका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो शादिया उनको होगा वो ये होगा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों में उनकी कंफर्टेबल पोजीशन आती है तो लामोहाला कौमी असम्बली के जब इंतखाबात होंगे तो नफसियाती बरतरी इमरान खान को हासिल होगी, और क्योंकि वो ऑलरेडी हुकूमत जीत चुके होंगे इलेक्शन,
जो नुकसान उनको हो सकता है वो यही जिसके निशानदेही आपने की कि जो अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो जाहिर है अपोजिशन तो उनके साथ मिलकर इंटरम गवर्नमेंट का इंटरम चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं फैसला करेगी। अगर वो नहीं होता तो फिर लामहला ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना होगा और इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये नुकसान उनको हो सकता है लेकिन उनके सियासी फ़वाइद ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको ये होगा कि अगर वो कंफर्टेबल पोजीशन में इन दो सूबों में आते हैं तो मार्च 2024 में जो सेनेट के इलेक्शन होंगे उसमें भी उनको बरतरी हासिल हो जाएगी। लेकिन फिर असम्बलियां डिसॉल्व करने में इतनी देर क्यों? फिर वो वक्त दे रहे हैं 20 दिसंबर और क्या दिसंबर के महीने में कर दूंगा। क्या पीछे किसी मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान है, उम्मीद है, जिसकी वजह से अभी हतमी फैसला नहीं कर पा रहे हैं करनी है? वो जो चीज़ है वो वही है जिसका आपने पहले जिक्र किया। हाँ, वो ये चाह रहे हैं कि अगर उससे पहले कुछ इस तरह का हो कि कौमी असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाए और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व हो जाएं और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हो जाएं तो उनको ये तवक्को है कि फिर हम कौमी असम्बली में भी जो है हमारी अक्सरियत होगी और कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें अक्सरियत होगी। तो मरकज़ में भी हमारी हुकूमत होगी और यहाँ भी हमारी हुकूमत होगी। तो वो यकीनन इस चीज़ की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं वो इस चीज़ की, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उसमें शायद खातिर खां उन्हें कामयाबी अब तक मिल रही है। अगर नहीं मिलती, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो डेफिनेटली, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं करेंगे और परवेज़ इलाही वगैरह उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान ये दो असम्बलियाँ कालबंद तहलील कर देंगे। मौजूदा हुकूमत, अगर आपको लगता है मज़हर अब्बास साहब इस वजह से अर्ली इलेक्शन नहीं चाह रही है कि उन्हें पता है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, या जो लोगों में गम और गुस्सा है, और तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर है एक सिंपैथी भी है अब जब से इनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा है, आपको लगता है कि अगर इस वजह से वो आज नए इंतखाबात करवा रहे हैं और अक्टूबर में करवाएंगे, क्या हवा बदल जाएगी, लोगों का जहन बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे ये सब कुछ, महंगाई और ये जो नुकसान आज मौजूदा हुकूमत को होना है, क्या वो अक्टूबर नवंबर में होने वाले इंतखाबात में नहीं होगा क्या? देखिए, ये उनका ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल में एक उनको शायद थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगला जो बजट हम देंगे उसमें बहुत सारा रिलीफ दे देंगे, देने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि वो ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुके हैं और ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने मुसलसल उनको सड़कों पे रखा, चाहे लॉन्ग मार्च की सूरत में हो या जलसे जुलूस की सूरत में हो। तो वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को वो थकाने में कामयाब हो जाएंगे। ये पीडीएम का एक जो है उनके जहन में होगा या अक्टूबर तक, वरना शायद इलेक्शन, ये बात अपनी जगह है कि 25 मई को अगर इमरान खान जिस वक्त लॉन्ग मार्च किया था, पहला लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त ऑलमोस्ट ये कंसेंसस की तरफ बात चली गई थी कि नए इलेक्शन करा दें। लेकिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से चीज़ें बिगड़ गई, क्योंकि फिर ये हुआ कि अगर इस वक्त हमने ऐलान किया तो ये लगेगा जैसे इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दबाव से हुआ। अब मेरा ख्याल है अब जो सूरत हाल है वो ये कि डेफिनेटली पीडीएम चाहेगी कि उनकी हुकूमत अगस्त तक रहे। पीडीएम ये पूरी कोशिश करेगी, ये हिंट भी देते हैं, लेकिन जो कि मुझे मुमकिन नहीं लग रही कि जी हम 1 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं इलेक्शन, वो बहुत ही डिजास्टर होगा, वो तो मुझे नहीं लग रहा। लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमें अगर 5-6 महीने और मिले तो एक तो नवाज शरीफ साहब को इतना वक्त मिल जाएगा यहाँ आकर के वो प्रॉपर कैंपेन कर सकेंगे, इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे, और कम से कम पंजाब वो जो है ना वो रिटेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये पीएमएलएन और पीडीएम की पार्टीज को नजर आता है सही, और उन्हें ये भी नजर आता है कि बाकी फिर हम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो पीडीएम के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ फ़ौरी इंतख़ाबात में है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। इस हवाले से सभी मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते और रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातें अभी तक तो किसी भी किस्म का कोई पॉजिटिव इसका अगर कहें कि नतीजा निकालने में कामयाब रही हैं तो ये गलत है। जहां इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं वहां ये बातें भी आम हो रही हैं कि आम इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होने हैं। लेकिन अगर नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं तो वो 3 महीनों में कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक तो मरदमशुमारी हुई ही नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में ये फैसला हुआ था कि आम इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और आइन की रूह से मुश्तरका मफादात काउंसिल के फ़ैसलों पर अमल दरामद लाजमी है। जबकि ये फैसला भी किया गया था कि नई मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी होगी, मगर अभी तक मरदमशुमारी का कोई इनेकाद भी नहीं हुआ, कोई ये प्रोसेस अभी शुरू भी नहीं हुआ। लिहाजा अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को मद्देनज़र रखा जाए तो जब तक मरदमशुमारी नहीं होती तब तक आम इंतख़ाबात नहीं हो सकते। तो फिर इमरान खान का ये मुतालबा फ़ौरी इलेक्शंस का ये कैसे पूरा किया जा सकता है? मुल्क में आम इंतख़ाबात के लिए अगर नई मरदमशुमारी का इंतज़ार नहीं भी किया जाता और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो इंतख़ाबात जो हैं ये जल्द से जल्द कितने अरसे में हो सकते हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत कदीम साहब, साहिबा चेयरपर्सन है फाफिन की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका। वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत साहिबा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो फैसला हुआ था कि आइंदा आने वाले आम इंतख़ाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, लेकिन आज तहरीक इंसाफ का मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का। वो ये भी चाह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तब तक पूरे मुल्क में मरदमशुमारी भी हो जाए, उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ भी हों? इस सारे 3 से 4 महीने के अरसे में सब कुछ ये पॉसिबल हो सकता है? ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमनली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह वो मुश्तरका मफादात के काउंसिल पहले ही कह दिया था कि मेरा ख्याल है ये जून की बात है कि उन्होंने दोबारा 2022 में भी कहा था कि अगर सेंसस नहीं होता तो डिलिमिटेशन जो है वो उसको उसी तरीके से किया जाए जिस तरह प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन उसी तरह की जाए जिस तरह के 2018 के इलेक्शन के लिए किया था। तो अगर वो वाली सूरत हाल आती है और इलेक्शन हर हाल में करने हों तो उस किस्म के डिलिमिटेशन के बारे में बात की जा सकती है। अदरवाइज तो है सेंसस इज नॉट पॉसिबल कि आप 4 महीने के अंदर सेंसस भी कराएं। सेंसस कराने के लिए खुद कितना वक्त दरकार होता है? कम अज कम जो आप एवरेज इसका निकालें तो 2.5 से 3 महीने तो कम अज कम चाहिए होते हैं। और उसके बाद डिलिमिटेशंस होती हैं? डिलिमिटेशन उसके बेसिस पर होती हैं। और उसके साथ ये भी होता है कि जब आप अगर इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो उसमें नेचुरली के डिलिमिटेशन सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन का स्केड्यूल आप दे सकते हैं ना, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंसी सामने आएंगी तो उसके बेसिस से फिर आप जो हैं वो अपने हल्के जो होंगे वो अपने अपने नॉमिनी जो उनके कैंडिडेट्स होंगे वहाँ उसके मुताबिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च अप्रैल के टाइम को अगर मद्देनजर रखा जाए तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशंस हों और इसी टाइम पीरियड के अंदर आप इलेक्शंस करवा सकें। इट्स नॉट पॉसिबल। कल आप अनाउंस कर दें और मेरा ख्याल है अप्रैल तक जो है आप सिर्फ सेंसस कर सकते हैं। उसके बाद डिलिमिटेशंस का एक पीरियड होता है जिसमें आपको वो जाना पड़ता है, डिलिमिटेशंस करनी है, और फिर जून जुलाई तक अगर मुमकिन हो तो इलेक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो है ये मैंने आपसे कहा ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। और एक और चीज़ जो है इस वक्त जो पाकिस्तान को हालात हमें जो सामने हैं इकोनॉमिक और इस जो डिलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है इसके ऊपर सेंसस के ऊपर नॉट इलेक्शन कमीशन लेकिन इस सेंसस के ऊपर 34 बिलियन रुपीस खर्च होंगे। 34 बिलियन? जी, ये हमारे मिनिस्टर ने कहा, प्लानिंग मिनिस्टर ने हसन इकबाल ने कहा है। जी, ही जस्ट मेंशन दिस के इसके ऊपर 34 बिलियन
रुपीस जो हैं सेंसस के ऊपर खर्च होंगे। तो मुझे ये बताइए कि क्या इन हालात में जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, इतनी फ्रेल हमारी सिचुएशन है, क्या इन हालात में हम किस तरह से इसकी तरफ सही एक प्रॉब्लम आ गई टाइम की, मार्च अप्रैल तक ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा 34 बिलियन रुपीस ये प्लानिंग मिनिस्टर ने बताया कि इतने पैसों की ज़रूरत है जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखें, तो ये भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इलेक्शंस अपने वक्त पर होते हैं, मतलब कि जो मौजूदा हुकूमत है अपना टेन्योर मुकम्मल करती है, आईनी मुद्दत के हवाले से अक्टूबर तक इलेक्शंस होते हैं, तब पॉसिबल है? देखिए, मैं तो आपको यही कह रही हूँ ना कि कीपिंग इन व्यू आर इकोनॉमिक इमरजेंसी, आर इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारी पॉलिटिकल फ्लूइडिटी, जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है अनस्टेबल है, जिसकी बेसिस पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इफेक्ट हुई है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो मैं मशवरा एक देना चाहूँगी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कि दे शुड सिट, क्योंकि इनके लिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं। इन्होंने जो इस वक्त हुकूमत है वो अपनी कुर्सियों को पकड़ के रखना चाहती है और अपोजिशन जो है वो अपना एक मदा लेकर चली हुई है। तो दोनों को बैठ के मिल के बैठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके सेंसस की बात करें। सेंसस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेंसस के बगैर जो है वो आप अगले इलेक्शन नहीं करा सकते, और सेंसस होंगी तो डिलिमिटेशन होगी। बिल्कुल तो ठीक। ये अपने आप को 4 महीने दें और अप्रैल तक ये सारा काम खत्म करवा के, वो भी अगर अभी शुरू होता है मुसर्रत साहिबा, मैंने आपसे कहा कल शुरू होता है तो आप ये कर सकते हैं। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत कदीम साहिबा, चेयरपर्सन फैफिन हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज एक हैरान कुन और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर सरहद पार से शदीद गोलाबारी की गई है, जिसके नतीजे में कई पाकिस्तानी जानों का नुकसान हुआ है। और ये हमला किसी शिद्दत पसंद ग्रुप की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया। इत्तलात के मुताबिक झड़प उस वक्त शुरू हुई जब चमन के इलाके में मकामी स्मगलर्स ने सरहद पर लगाई बाड़ को नुकसान पहुँचाया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस इसे मुरम्मत कर रही थी। उस दौरान अफगान फोर्सेस ने बाड़ लगाने की मुखालिफत करते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। झड़पों के बाद कशीदगी बाकी सरहदी इलाकों तक भी फैल गई। मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पों हुई और दोनों जानिब से छोटे और दरमियाने दर्जे के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके फौरी बाद बाप दोस्ती को भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। पाक फौज के तर्जुमान ने न सिर्फ इस हमले की तस्दीक की है, बल्कि मज़म्मत करते हुए अफगान हुकाम से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा भी किया है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से हालात ख़राब हो रहे हैं। एक टीटीपी के हमलों को लेकर एक शिद्दत आ रही है। दूसरा, आज का जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग का जो वाक़या है, बाड़ लगाने पर उन्हें जो है ना वो मसाइल हैं। आज भी मुरम्मत कर रहे थे हमारे जवान, जिसकी वजह से उनको मसाइल हुए और उन्होंने उधर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जो सरहद पार मसाइल हैं, ये कशीदगी में आपको क्या लगता है किस हद तक इजाफा कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं इसमें? देखिए, पहले तो बहुत अफसोसनाक बात है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। 6 शहादतें कोई छोटी बात नहीं है, 17 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये तो किसी तरीके से भी पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। और ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शरपसंद लोगों को कंट्रोल करे जो कि इस किस्म के काम करते हैं। और अगर कोई गलत फहमी है बाढ़ के सिलसिले में, तो दोनों हुकूमतों को चाहिए बैठ के इसके मुताबिक फैसला करें, और अगर और कुछ नहीं तो कोई स्टेटस को या किसी किस्म की बात पर ये इत्तेफाक करें कि जो बाढ़ लगी हुई है इसको नहीं छेड़ा जाएगा, और आइंदा अगर जो रह गई है उसके बारे में भी कोई बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरीके से आप इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई अपना जोर आजमाई करके पाकिस्तान को और ख़ासकर अफगानिस्तान की तरफ से इस किस्म का काम हो। ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी अफगान हुकूमत पर जाती है। लेकिन इसके साथ ही मैं 1-2 बातें और कहना चाहूँगा। पहली बात यह कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप है, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी,
उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कौन से वो ममालिक हैं जो चाहेंगे कि इन दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात किसी भी तरीके से बेहतर ना होने पाए और इनमें हमेशा कशीदगी रहे और ये एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े रहें। ये मालूम करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माजी हमारे सामने है, हाल ही के जो मुख्तलिफ बयानात आए हैं वो हमारे सामने हैं। उसके अलावा ये हमें अब दो टोक बात करनी चाहिए अफगान हुकूमत से कि हम आपसे जो मुतालबात कर रहे हैं वो कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अव्वल तो हमारे हवाले करें, उनके लोगों को अगर नहीं कर सकते तो उनको कंट्रोल करें और वो किसी किस्म की कार्रवाई उस सरजमीन से हमारी तरफ ना करें। और ये उनका वादा भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, लेकिन साथ हम उनको कोई इंसेंटिव भी तो दें। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा वफ्द जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोग ये लेकर जाएं अफगान तालिबान की हुकूमत के पास, उनको कहें कि आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको दुनिया तस्लीम नहीं करती, हम 20 या 25 मुल्कों का ग्रुप आपको तस्लीम करने पे रजामंद है, बशर्ते के आप इन मुल्कों के जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं इनके जो मुतालबात है पूरे करें। और ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए। उधर से वो ये तहरीक तालिबान के लोगों को हमारे हवाले करें, उधर से हम इनको तस्लीम करें। इसी तरीके से ईरान के जो मामला है और चीन के जो है सब कुछ करें, तब ये मामला देखें। हम उस मुल्क की हुकूमत को तस्लीम तो करते नहीं है, उनकी मदद तो उनकी कोई करते नहीं है। शिकायतें हमने को हमालिया की तरह खड़ी की हुई हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनको पूरी करनी है और अपनी इंटेलिजेंस हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तालिबान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जो शिद्दत आई है, क्या इसकी ये भी वजह नहीं है कि जो उनके साथ मुज़ाकरात थे उसमें मौजूदा हुकूमत ने संजीदगी का उसमें वो नहीं किया, संजीदा नज़र नहीं आई, उनके मुतालिबात की तरफ से जो है ना वो संजीदगी का इजहार नहीं किया, या बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुज़ाकरात को मानना? तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो सामने का एक फेस है ना कि वो कहते हैं ये हमने आपके साथ बात करनी है, नहीं करनी। उनके पीछे कौन है ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर रॉ है उनके पीछे, अगर और इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पीछे, तो वो उनको क्या सबक पढ़ा रहे होंगे। तो ये हमारी लीडरशिप को समझने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से उनके साथ डील करना है, कहां पर सख्ती करनी है और कहां पर हमने असल दुश्मन को पहचानना है। पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि तहरीक तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके बाद इस तरह खराब हो गए, सबोटाज हो गए। इससे पहले भी 20 बार इस तरह हो चुका है। तो क्यों इसका परमानेंट हल निकालने की या उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती है कि क्यों हर बार ये मुज़ाकरात शुरू जब होते हैं तो सबोटाज का शिकार हो जाते हैं? फिर ये जी, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जो 20 दफा नाकामी हुई है उस वक्त वहां पर हुकूमत किसकी थी, और अब जो एक दफा नाकामी हुई है ये किसके, इस वक्त हुकूमत कौन सी है। मेरी बहन, वो जो 20 दफा मुज़ाकरात नाकाम हुए थे वो इस वजह से थे कि उनको नाकाम करने के पीछे वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, होस्टाइल कंट्रीज की। वो जब भी मुज़ाकरात, आपने देखा होगा कि जब भी मुज़ाकरात होने लगते थे वो वहां पर बमबारी करते थे। डामाडोला से ये काम शुरू हुआ और मुल्ला मंसूर तक ये चला। वो मोटरसाइकिल पे जब आ रहा था उसको रास्ते में मार दिया गया, इसलिए कि वो भी बातचीत करना चाह रहा था। तो ये कोई सिंपल प्लेट पे रखा हुआ सोल्यूशन नहीं है, ये बड़े इंट्रिकेट मामला है इंटेलिजेंस के और इंटरनेशनल रिलेशंस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो मेरा ख्याल ये है कि ध्यान से काम करें, लेकिन अपना मौक़िफ़ सख्त रखें और जवाबी कार्रवाई भी सख्त रखें ताकि किसी को हिम्मत ना हो ये काम करने की। लेकिन किसी के कहने पर बंदूकें लेकर एक दूसरे पर चढ़ ना दौड़े, वरना वो दुश्मनों की जो मंशा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना, उनके साथ मुज़ाकरात करना, उनकी शराइत को भी मानना सुनना, क्या दुनिया से अलग थलग होकर हम कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, यूरोप, इंग्लैंड, बरतानिया कोई भी मानने को तैयार नहीं है। क्या हम उनसे हटकर मान सकते हैं इनको? हाँ, आपने बात जिन मुल्कों का नाम लिया और साथ ही कह दिया कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जब आप कहती है अमेरिका मानने को तैयार नहीं है तो बात समझ में आती है। जब आप कहती है भारत मानने को तैयार नहीं है बात समझ में आती है। यूरोप मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है रशिया, चाइना, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान और ऐसे और मुल्क, कतर वगैरह, ये मानने को तैयार है तकरीबन। लेकिन इनको इकट्ठे होकर यकसुई के साथ एक प्लान बनाकर, और फिर हमने कुछ लेना भी तो है ना उनसे। मतलब हम ऐसे ही मान जाए, जब अगर वो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोके ना हमारे ऊपर हमला करने से और हम उनको मान लें, तो ये साइमल्टेनियसली ये काम करने की जरूरत है। इसमें कोशिश होनी चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पर होनी चाहिए। ये मिलिट्री लेवल पे जो कोशिशें हैं ये काम नहीं करेंगी,
पॉलिटिकल लेवल पे कोशिश होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे आपको पता है इस वक्त हमारे पॉलिटिकल हालात क्या चल रहे हैं, ऑलरेडी अदम इस्तेकाम है, ऑलरेडी सबको पड़ा है कि आज इलेक्शन हो जाए, कल इलेक्शन हो जाए, तो उधर ध्यान कौन देगा? हाँ जी, ये आपने असल बात और दुखती रग छेड़ दी। बात ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी तभी काम करती है अगर अंदरूनी तौर पे कोई यकजहती हो। यहाँ पर आपने एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, यहाँ पर आपकी माशी हालत बिल्कुल दिगरगूं है, तो ऐसे हालात में कौन आपसे बात करेगा और कैसे बात करेगा? ये आपने एक ऐसा दुखती रग पे हाथ रखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। तो वो जैसे कहते हैं ना कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें, अपने अंदर अंदरूनी जान पैदा करें, तो ये सारे काम होंगे। तो इसका ये मतलब ये है कि जो अंदरूनी खलफशार है, जो इंस्टेबिलिटी है, इसको फौरी तौर पे दूर करने की जरूरत है। और मेरी नज़र में इसका एक ही हल है, फौरी इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। बहुत बहुत शुक्रिया दिफ्या का जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।